दी फोर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज के अंतर्गत आज भाग 3 पढ़ेंगे। हालांकि भाग 3 मैंने 2 दिन पढ़ाया है, ठीक है। तो भाग 3 का एक क्विक रिवीजन के रूप में आगे की ओर बढ़ेंगे। देखें, अब भाग 3 इसमें क्या है भाई, मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार है जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो है ये 12 से 35 तक चलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में देखें, अब सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग है 1895 में की गई थी। पहले बात प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई। तो पहली बार मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो 1895 में की गई थी, और ये मांग 1791 में अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र से प्रेरित है। मतलब जो हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और अमेरिका में क्या 1791 में अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र से प्रेरित है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और जो अमेरिका का संविधान है ये आपका कब बना है, मार्च 1791 ईस्वी में बना था। तो हमने अमेरिका के संविधान से ये बात उतारी है, और ये जो संविधान ये कब लागू हुआ था, 1791 ईस्वी में लागू हुआ था। मैंने ये भी आपको बताया है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है और सबसे पहला लिखित संविधान है। मात्र 7 आर्टिकल है अमेरिका के संविधान में। अमेरिका का संविधान छोटा संविधान इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है। इस वजह से ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है और विश्व में सबसे पहले लिखा गया था, और ये मार्च 1791 ईस्वी में लागू भी हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है जो हमने लिए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है भाई, मार्च 1791 ईस्वी में लागू हुआ, ये लिखा हुआ है। इसके बाद देखें, वर्ष 1915 में एनी बिसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान मूल अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, देखें जो होम रूल लीग आंदोलन था ये 1915 में चला था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में होम रूल लीग आंदोलन फेमस था। एक तिलक के द्वारा चलाया गया होम रूल लीग आंदोलन था, बाल गंगाधर तिलक का था, और दूसरा होम रूल लीग आंदोलन एनी बिसेंट का था। याद रखें, जो होम रूल लीग आंदोलन इसको चलाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन बाल गंगाधर तिलक से भी ज़्यादा फेमस आंदोलन किनका हुआ था, एनी बिसेंट का हुआ था। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन किनका था और किनका ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो 1915 में एनी बिसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन के दौरान मूल अधिकारों की मांग की गई थी। वर्ष 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन अधिकारों की मांग की गई। तो 3 बार मांग हुई है, ठीक है। पहली बार 1895 में मांग हुई है, ठीक है। दूसरी बार 1915 में मांग हुई है, ठीक है। और तीसरी बार 1925 में ये लगातार मांग हुई है। ये है मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार, ठीक है। अगली बात देखें, देखो अगला क्या है भाई, वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके मूल अधिकारों की घोषणा की गई। तो याद रखें, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, वो जो बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी, मद्रास में हुई थी। और मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और उस प्रस्ताव में क्या हुआ था, मूल अधिकारों की क्या हुई थी, मांग हुई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, परामर्श समिति की सिफारिश की अनुशंसा पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में किस समिति में रिकमेंडेशन किया था कि मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करो। तो ये परामर्श समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। देखें, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। देखें, अब मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया है। हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया था, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हमने हटा दिया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो 301A में रख दिया गया है, और जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा है, विधिक अधिकार। तो यही लिखा हुआ है कि पहले मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो कब बाहर किया है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बाहर किया इसको, और 301A में विधिक अधिकार के रूप में इसको रख दिया हमने। देखिए, अब कौन कौन से अधिकार है, पहला जो है ये है समता या समानता का अधिकार, ठीक है। ये चलता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक चलता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 चलता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25 से लेकर के 28 तक चलता है। ये सब कल मैं बता चुका हूँ, बहुत आराम से मैंने 2 दिन बताया है, ठीक है। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 30 है, ठीक है। और ये पहले था संपत्ति का अधिकार, पहले था आपका संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। इसको अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 301 ए में, अनुच्छेद 301 में आपका विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया है। और कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और लिखा है कि विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार वर्तमान में ये बन गया है, ठीक है कि नहीं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, तो वो एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है ये, ठीक है। कहाँ पर रखा है? 301 ए में रखा हुआ है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन। कहाँ पर था ये संपत्ति का अधिकार? ये आर्टिकल 31 में था, 19 में भी था, 19 में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, और आर्टिकल 31 में भी था। इसको हमने हटाया, इस वजह से 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 7वां देखें, कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल आपका क्या है? आर्टिकल 32 में है, ठीक है। 32 से 35 यहाँ की बातें निरसन हो गई, कुछ हट गई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ये 100% एग्जाम में आता है कि मूल अधिकारों की मांग किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कराची में हुआ था, और इस बैठक की जो अध्यक्षता है, इस बैठक की जो अध्यक्षता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इसी में पहली बार आपका मौलिक अधिकारों की क्या हुई थी? मांग हुई थी, जिसको हमने संविधान में शामिल किया। ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस कांग्रेस की किस बैठक में मौलिक अधिकारों की मांग हुई है। तो 1931 में कांग्रेस की जो बैठक हुई थी कराची में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो वहाँ पर आपका क्या हुई है? मौलिक अधिकारों की पहली बार क्या हुई थी? यहाँ पर मांग हुई थी, और इसी को हमने शामिल किया था। अगली बार देखें 27 फरवरी 1947 को संविधान सभा ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार परामर्श समिति का गठन किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परामर्श समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो ये जो परामर्शी समिति थी, ये आपका 1947 में बनी थी। तो 27 फरवरी 1947 को संविधान सभा ने वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार परामर्श समिति का गठन किया था, और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। मौलिक अधिकार प्रश्न आएगा, मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये परामर्शी समिति, और ये समिति कब बनी थी? 27 फरवरी 1947। अध्यक्षता किसने की थी भाई? वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, ठीक है। अगला देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारी की सूची से हटाने के बाद वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को हमने हटाया है। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको सबको समझ में आई होंगी। अगला देखें अब आर्टिकल 12 क्या है? तो मैंने आपको कल बताया था कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और कहा गया है राज्य शब्द से आशय केंद्र सरकार या संसद, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी से है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और जिसमें राज्य शब्द से आशय क्या है? केंद्र सरकार या संसद, राज्य सरकार या राज्यों की विधायिका या राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अर्थात मैंने बताया था कि स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार संस्था ये आती हैं, ठीक है। और अन्य प्राधिकारी अर्थात वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण, जैसे आपका LIC भी आ जाएगा, ONGC भी आ जाएगा, सेल भी आ जाएगा, जो वैधानिक हैं और गैर वैधानिक है। वैधानिक का मतलब देखें स्टेटुअली बॉडी होता है, वैधानिक का मतलब होता है कि जो संविधान संसद ने कुछ अधिनियम बना करके जिन चीज़ों को पारित किया है वो कहलाते हैं वैधानिक। समझ में आ गया कि नहीं? संविधान में देखें 2 शब्द होते हैं, एक होता है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, मतलब जो बातें आर्टिकल में लिखी होंगी वो बातें क्या कहलाएंगी? संवैधानिक, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल में लिखा होगा संवैधानिक, जैसे
मैंने कहा भारत के राष्ट्रपति का पद कैसा है, राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे भाई आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति कैसा पद है, संवैधानिक। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में बताया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसा है, संवैधानिक, मतलब जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है वो सारे के सारी संवैधानिक पद कहलाते हैं। वैधानिक क्या कहलाते हैं, वैधानिक मतलब स्टेटुअली, वैधानिक का मतलब होता है जो आपका संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जिनको कानून बना करके पारित किया गया है वो कहलाते हैं वैधानिक। ये संविधान में नहीं लिखे होंगे, इनको संसद ने कोई ऐसा अधिनियम बनाया होगा और उस अधिनियम के द्वारा इनको क्या कर दिया है, पारित कर दिया है, ठीक है, ये कहलाते हैं वैधानिक। और जो नॉर्मली रूप से चल रहे हैं ये कहलाते हैं गैर वैधानिक। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें जैसे LIC आता है, ठीक है, LIC 1956 में बना हुआ है, ठीक है, LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये अन्य प्राधिकरण में शामिल होते हैं। तो कुल मिला के राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, केंद्र सरकार या संसद आता है, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल आता है, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं और अन्य प्राधिकारी, कल मैंने आपको समझाया था, ये राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देखें, आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकारों में दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये अल्पीकरण की बात कहता है, मतलब ये कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकारों प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। कुल मिला के अगर इसकी बात करूं तो इसमें एक ही शब्द लिखा हुआ है, ये न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में भी उल्लेख करता है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में उल्लेख करता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें लिखा है कि यदि हमारे कोई एक मौलिक अधिकार है, यदि दूसरे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, हमारे ही दूसरे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो उनको हम कुछ संख्या में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है आपका कौन सा, आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखें, यहाँ से आपके चलेंगे 6 मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ से चलेंगे 6 मौलिक अधिकार। और पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। क्लियर है, तो समता या समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से चलता है, 14 से लेकर के 18 तक चलता है, ठीक है। अब देखें आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 कहता है दो बातें, कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहता है। देखें लिखा हुआ है आर्टिकल 14, राज्य के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समानता या राज्य क्षेत्र में विधियों का समान संरक्षण से मना नहीं करेगा, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहता है। मैंने ये भी बताया था कि जो विधि के समक्ष समता है, ये AB डायसी के अनुसार विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन, रूल्स ऑफ लॉ के सिद्धांत का मूल तत्व है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दो बातें समझे, ठीक है। देखो आर्टिकल 14 में एक बात है, पहली कौन सी है, विधि के समक्ष समता, और दूसरी जो बात है ये है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। मैंने आपको कल बताया था कि विधि के समक्ष समता ये आपका ब्रिटेन से हमने लिया है, और जो विधियों का समान संरक्षण है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं, और विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। ये जो विधि के समक्ष समता है ये हमने डायसी के संविधान से लिया है। हमने कहाँ से लिया है, डायसी के संविधान से लिया है। डायसी ने दिया था विधि का शासन, ठीक है, तो डायसी के विधि के शासन से हमने ये बात उतारी है। तो यही लाइन लिखी हुई है कि अनुच्छेद 14 राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से माना नहीं करेगा। AB डायसी ने विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। मतलब जो विधि के समक्ष समता है ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन में AB डायसी ने विधि का शासन दिया था, उससे हमने ये बात उतारी थी। और ये विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगली बात देखें, अगला जो बात है अनुच्छेद 15, ठीक है। कल मैंने बताया था कि राज्य, धर्म, जाति, इसके बाद आएगा लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, सही लिखा हुआ है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान। ऐसा होना चाहिए इसको, ठीक है। पहला होगा धर्म, फिर होगा नस्ल, फिर होगा जाति,
फिर होगा लिंग, और फिर होगा जन्म स्थान, और फिर होगा जन्म स्थान। ठीक है, हाँ, ये जमाने के लिए कई बार पूछता है, थोड़ा सा गलत लिखा था इसमें। धर्म के बाद आता है नस्ल, धर्म के बाद आता है नस्ल, फिर आती है जाति, फिर आता है लिंग, और फिर आता है जन्म स्थान। ठीक है, इन 5 आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये लाइन भी पूछी जाती है कि पहले कौन सा लिखा है, तो पहला लिखा है धर्म, फिर लिखा है नस्ल, फिर लिखा है जाति, फिर लिखा है लिंग, और फिर लिखा है जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि आर्टिकल 15 कितने आधार पर भेदभाव निषेध की बात करेगा, तो 5 आधार है। इनको क्रम से जमाने के लिए पूछेगा तो पहला नंबर में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नस्ल के आधार पर, चाहे जिस जाति का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और चाहे उसका जन्म देश के किसी कोने में हुआ हो, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। मतलब राज्य और निजी व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इन आधारों पर निजी व्यक्ति भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखो अनुच्छेद 15 में 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) ऐसी बातें हैं, तो याद रखें अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद जो 15(4) है, ये देश में आरक्षण का मूल आधार है। एग्जाम देखो, रिजर्वेशन की जो शुरुआत है, आपका कौन सा आर्टिकल रिजर्वेशन की बात करता है, 15(3), और आर्टिकल 15(4) देश में रिजर्वेशन का मूल आधार है। ठीक है, मतलब आप पढ़ेंगे जब इसको तो 15(1) भी आएगा, 15(2) भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो याद रखिए जो 15(3) और 15(4) हैं, ये रिजर्वेशन का क्या है, मूल आधार है। मतलब प्रश्न आएगा कि निम्न में से रिजर्वेशन की बात कौन सा आर्टिकल कहता है, तो 15 कहता है, और 15 में कौन सा, 15(3) और 15(4). ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए अनुच्छेद 16, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता, लोक नियोजन के विषय में क्या है, अवसरों की समता। ठीक है, अवसरों की समता। अब लोक नियोजन मैंने बताया था कि सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए जितने भी विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं, वो सारे के सारे लोक नियोजन के विषय कहलाते हैं, और लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर प्राप्त है। अब यही लिखा हुआ है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों की समता है। केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वही बात है कि लोक नियोजन के विषय में क्या है, अवसरों की समता। मतलब जिस भी हिसाब से आपको जिन सरकार जैसे जैसे रोजगार देने का प्रयास करती है, उसको सबको क्या है, समान अवसर प्राप्त। तो यही लिखा है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में किसकी बात की गई है, चाहे रोजगार देने की बात की गई हो और नियुक्ति, रोजगार और नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर कैसे हैं, अवसर समान है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगला देखें, मतलब किसी आधार पर भेदभाव इनसे नहीं होगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अनटचबिलिटी का अंत कर दिया गया है, छुआछूत नहीं होगी। तो किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसे 1976 में संशोधन किया गया और नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 दिया गया। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। 2 बातें हैं यहाँ पर, देखो, पहली तो बात यह है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो 17 में है। दूसरी बात, अस्पृश्यता के लिए कानून बना हुआ है, तो याद रखो अस्पृश्यता का निषेध, ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता के लिए कौन सा कानून है, तो ये कानून बना हुआ है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, और इस अस्पृश्यता अपराध 1955 को 1976 में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो ये प्रश्न एग्जाम में आता रहता है कि निम्न में से अस्पृश्यता अपराध कौन सा है। ऑप्शन में देगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1956, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1968, 77 ऐसे करके देगा। तो याद रखें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कौन सा है, 1955 है। और याद रखो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता क्या है, अनटचबिलिटी क्या है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है कि अनटचबिलिटी क्या होगी, छुआछूत किसे माना जाएगा, ये कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कौन सा है, 1955 है, और इसे संशोधित कब किया गया है, 1976 में इसे संशोधित किया गया है, और वर्तमान में इसका नया नाम क्या हो गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान में अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, संशोधन कब किया हमने, 1976 में संशोधन किया है। क्या होगी अस्पृश्यता की परिभाषा, तो भारतीय संविधान में छुआछूत यानी अस्पृश्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ से 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न ये आएगा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कौन सा है, तो 1955 है। संशोधन कब इसमें हुआ है, 1976 में संशोधन हुआ है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, और क्या होगी अस्पृश्यता की परिभाषा, क्या होगी अस्पृश्यता की परिभाषा, अस्पृश्यता शब्द को संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है कि नहीं, तो ये अस्पृश्यता के बारे में था। ठीक है, अगला देखें, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यह राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, किसी उपाधि, सैन्य या शैक्षिक सम्मान को छोड़कर प्रदान करने का निषेध कहता है। मतलब उपाधियों का अंत क्या है, जैसे कोई भी राजा महाराजा, जागीरदार, जमींदार, ये उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, और ना ही आपको भारत सरकार ऐसी उपाधि दे सकती है कि किसी को राजा की उपाधि दे दे, किसी को महाराजा की उपाधि दे दे। भारत सरकार के द्वारा सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, और आज के बाद सरकार आपको कोई भी उपाधि नहीं देगी। लेकिन हाँ, याद रखो यहाँ पर एक बात है, सैन्य या शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर। सैन्य मतलब सेना में आपको जो सम्मान दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये आपका उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, तो ये दिए जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, शैक्षिक सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मान दिए जाते हैं, जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये उपाधियों को छोड़कर आज के बाद सारी उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। ठीक है, हाँ देखें, इसके बाद आता है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 19 से लेकर के 22 तक चल रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 19 से लेकर के 22 तक चल रहा है। देखो अब 19 में क्या है, ठीक है, देखें अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 19A B C D करके चलते हैं, A B C ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो 19A में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। यहीं पर मैंने बताया था कि यहीं पर आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। और यहीं पर आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, न्यूज़पेपर वाले, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर है, तो 19A में क्या है आपका, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की यहाँ पर आपको क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता है। दूसरा झंडा फहराने की, और तीसरा कौन सी, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, ये भी याद रखो। दूसरा बी में क्या है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्वक और निरायुध। निरायुध का मतलब होता है बिना शस्त्र के या शस्त्र रहित। ठीक है, सम्मेलन का अधिकार, तो वही मैंने कहा कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता। सी में आपका क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संगम कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, या कोई भी सहकारी संस्था बना सकते हैं, इसकी आपको क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा आता है 19D। 19D में क्या है आपका, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अबाध संचरण का मतलब है कहीं पर भी आप बिना बाध्य हुए घूम सकते हो। अबाध, अबाध का मतलब होता है ना बाध्य, मतलब बिना बाध्य हुए। संचरण का मतलब घूमना फिरना, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिना बाध्य हुए आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। इसके बाद ई आता है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ई में क्या है, निवास या बसने की स्वतंत्रता है। और इसके बाद आता है एफ, यहाँ पर एफ था, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। और यहाँ पर ये जी है, जी में क्या है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यापार या जीविका चलाने के लिए, उपजीविका या व्यापार कारोबार करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की गई। मैंने आपको कल बताया था कि 19A में बोलने की है, प्रेस की है, झंडा फहराने की है। बी का मतलब होता है बिना हथियार, बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हो सकते हो। सी का मतलब होता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी का मतलब होता है आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी कोने में आप आवागमन कर सकते हो। ई का मतलब होता है कि ABCD ई का मतलब होता है देश के किसी कोने में निवास या बसने की स्वतंत्रता। एफ का मतलब होता है फेल, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। और जी का मतलब होता है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये क्या है आपका, 19G है। ठीक है, तो ये 19 की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अब देखें 19 के बाद आता है आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तो उसकी दोष सिद्धि के संबंध में भी आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा है,
एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा, जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया था, जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया था उसी वाले कानून के अनुसार सजा मिलेगी, उसी वाले कानून के अनुसार सजा मिलेगी, ना पहले वाले कानून के अनुसार सजा मिलेगी और ना बाद वाले कानून के अनुसार। और तीसरी जो बात है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 20 में आपका मैंने बताया था कि अपराधों की 2 स्थिति के संबंध में संरक्षण है, मतलब यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो उसको भी 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला, एक अपराध के लिए आपको एक बार सजा मिलेगी, चाहे आपने 20 लोगों को मारा हो, लेकिन जिस समय आप पकड़ जाते हैं वही वाले उसी में आपको क्या सजा मिलेगी। दूसरा, जिस समय आपने उस अपराध किया था, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आज चोरी की सजा है 3 साल की जेल, मान लो कल कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी की सजा 4 साल की जेल हो जाती है, तो आज आपने जो अपराध किया है आज 3 साल की जेल ही होगी, ठीक है, कल के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरी जो बात है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही लिखा है कि किसी भी अभियुक्त को दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी नागरिक, कानूनी, ठीक है, ये सब लिखा हुआ, आप इस पीपीटी को पढ़ लेना, ठीक है। अगला 20, आर्टिकल 20 के बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 21, किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 20 समझाता हूँ, ठीक है। 20 के बाद आता है 21, देखो जो 21 है ये कहता है, ये राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के बारे में बताता है। निजता का अधिकार, मेरी बात ध्यान से सुनना, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। जितने भी आपके निजी काम हैं वो सब कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 21, मतलब ये निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। यहीं पर आपको घूमने की, यहीं पर आपको पानी पीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, ठीक है, अपने निजी कामों को करने का अधिकार है, अपने निजी फैसलों को गुप्त रखने का अधिकार है। मतलब जितने भी प्राइवेसी से संबंधित सारी बातें हैं वो आपको कहाँ पर है? यहीं पर प्रदान की गई हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते हैं, ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी स्थिति हो जाए, आप किसी व्यक्ति के प्राण नहीं लेंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक है, 50 लोगों को मारा, तो 50 लोगों को मार दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल देंगे तो आप उसके प्राण ले लेंगे। किसी व्यक्ति को ना कोई प्राण ले सकता है, ठीक है। आप खुद भी अपने प्राण नहीं दे सकते। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति फांसी लगा करके मरते हैं, तो यदि वो बच जाते हैं तो उनके घर पुलिस आती है, और पुलिस आती है, बोलते हैं कि भाई काहे मर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब है ना आप किसी के प्राण ले सकते हैं ना अपने प्राण दे सकते हैं, ठीक है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है देह रूपी स्वतंत्रता। जैसे किसी व्यक्ति को हथकड़ी में, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, पुलिस उसको ले गई, तो अब हथकड़ी में बांध करके नहीं रखेगी कि जेल के अंदर उस व्यक्ति को हथकड़ी पहनाए है, अब ना बैठते बन रहा है, ना उसे खाते बन रहा है, ना पानी पीते बन रहा है, ठीक है। भले उसने अपराध किया है लेकिन उसको दैहिक स्वतंत्रता है, देह रूपी स्वतंत्रता। आप जबरदस्ती हथकड़ी बांध के नहीं ले जाएंगे, ठीक है। वो तो चौराहे में हथकड़ी बांध के इसीलिए ले जाते हैं कि भाई लोग छुड़ा करके भाग न दे, क्योंकि कैदी आदमी है, भाग जाएगा, इस वजह से हथकड़ी पहनाते हैं। बाकी हथकड़ी पहनाने के भी आपको अधिकार नहीं है कि हथकड़ी पहना करके ले जाएं, ठीक है। तो ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। मतलब किसी के ना कोई प्राण ले सकता है ना आप अपने खुद प्राण ले सकते हो। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है देह रूपी स्वतंत्रता, मतलब आपको हथकड़ियों में बांध करके नहीं रखा जाएगा। और यहीं पर क्या है? राइट टू प्राइवेसी, मतलब यहीं पर निजता का अधिकार है, आप अपने निजी काम कर सकते हो। यहीं पर पानी पीने की स्वतंत्रता है, सोने की स्वतंत्रता है, अपने निजी सारे काम, जितना भी निजता से संबंधित बात आएगी ये सब कहाँ पर है? आर्टिकल 21 में है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इमरजेंसी जब लगती है भारतीय संविधान में, जब आपातकाल लगता है, ठीक है, आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। भारतीय संविधान में जो आपातकाल का उल्लेख है ये आपका भाग 18 में किया गया है। आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में किया गया है। और 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। दूसरा जो आपात कहलाता है ये कहलाता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो आपातकाल है ये कहलाता है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय आपात, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात ये इमरजेंसी होती हैं। तो आपातकाल का जो उल्लेख है भाग 18 में किया गया है। और जो आपातकाल का प्रावधान है हमने जर्मनी से लिया है, जर्मनी देश से हमने आपातकाल का प्रावधान लिया है।
ठीक है। तो आपातकाल के दौरान, आपातकाल 3 प्रकार का होगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में बताया गया है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में बताया गया है और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात 352, 356 और 360 भाग 18। तो जब इमरजेंसी लगती है, ध्यान से सुनना, जब इमरजेंसी लगती है तो 12 से लेकर के 35 तक के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न आता है, आपातकाल के दौरान कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं? तो कौन कौन से नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होते। देश में कितना भी बड़ा आपातकाल लग जाए, कितनी भी बड़ी इमरजेंसी लग जाए, आपका ना आर्टिकल 20 और ना आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होंगे, बाकी 12 से लेकर के 35 तक के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। 2 अनुच्छेदों को छोड़ दो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, केवल मैंने कहा है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। हाँ, तो ये समाप्त नहीं होंगे कभी भी, चाहे देश में जितना बड़ा आपातकाल आ जाए, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये यही लिखा हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण समाप्त नहीं होगा और राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, देखिए 21 के बाद आता है आर्टिकल 21 का। अब मेरी बात ध्यान से सुना, देखिए 21 का कैसे आया। देखो, एक आर्टिकल 45 था, मेरी बात ध्यान से सुना, मैं बता रहा हूँ कि 21 का की ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे होती है। तो आर्टिकल 45 था, आर्टिकल 45 में लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये लिखा था आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में लिखा था। और आर्टिकल 45 जो है ये आता है डीपीएसपी में, डीपीएसपी मतलब भाग 4 में आता है। कहाँ पर आता है भाई? भाग 4। और भाग 4 में आता है क्योंकि भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक के सारे आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो ये आता था भाग 4। भाग 3 और भाग 4 में क्या अंतर है? भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार सरकार की मजबूरी है कि सरकार को हर हाल में ना चाहते हुए भी मौलिक अधिकार लागू करने पड़ेंगे, और यदि मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकता है। इस वजह से सरकार की ये भाग 3 क्या है? मजबूरी, कि ना चाहते हुए भी सरकार लागू करेगी। भाग 4 में क्या है? भाग 4 सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं, सरकार का मन होगा तो भाग 4 के आर्टिकल लागू होंगे, यानी 36 से 51 तक की बातें लागू होंगी यदि सरकार का मन होगा, और सरकार का मन नहीं होगा तो भाग 4 यानी 36 से 51 तक की बातें लागू नहीं होगी। मतलब भाग 3 सरकार की मजबूरी है कि सरकार का मन नहीं है तब भी लागू करना पड़ेगा, मतलब 12 से 35 तक की बातें सरकार ना चाहते हुए भी लागू करेगी, लेकिन 36 से 51 तक की बातें सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये जो बात है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे, कहाँ पर लिखी थी? आर्टिकल 45 में लिखी थी। और आर्टिकल 45 मतलब कहाँ की बात? डीपीएसपी, डीपीएसपी की बात मतलब सरकार की इच्छा, और सरकार इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देती थी। बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि देश का युवा पढ़े, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ें, तो इसको हटाओ और इसको मौलिक अधिकार यानी 12 से 35 तक में कहीं रख दो, ताकि क्या हो जाए? लागू हो जाए। तो इसको हमने आर्टिकल 45 से हटाया, और आर्टिकल 45 से हटा करके हमने 12 से 35 यानी 21 का में रख दिया, और 21 का में सेम बात उतार दी मैंने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और इसको मैंने कर दिया, इसको मैंने किया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। यहाँ पर भी संशोधन हुआ तो यहाँ पर भी मैंने इस बात को हटाया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अब यहाँ पर सेम बात हो गई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, तो यहाँ पर मैंने संशोधन किया, यहाँ पर मैंने संशोधन किया और आर्टिकल 45 की बात मैंने बदली, और आर्टिकल 45 में 6 से 14 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? 0 से 6 लिख दिया। 6 से 14 के स्थान पर क्या लिख दिया? 0 से 6। तो 45 में क्या हो गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। तो ये आर्टिकल भी खत्म नहीं हुआ, और इस बात को मैंने कहाँ पर कॉपी कर दिया? 21 का में क्या लिख दिया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये भी कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। मतलब 45 की बात मैंने कहाँ पर उतार दी? 21। अब ये जब 21 में उतार दी तो ये खाली हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ 6 से 14 हटा करके क्या कर दिया? 0 से 6 कर दिया। और हमने अपना 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, हमने अपने 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे अभी, भाग 4 का में है
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। और मौलिक कर्तव्य में हमने ये कहा कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। क्या कहा मैंने कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। ये भी कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये बात यहाँ से आई हुई है। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कहाँ है? 45 आर्टिकल में भी है, 21 का में भी है, और 11वें मौलिक कर्तव्य में भी 86वां संविधान संशोधन काम कर रहा है। बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, कि 45 में लिखा था, मतलब डीपीएसपी में लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देंगे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसको हमने हटा करके कहाँ पर लिखा? 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निवारण निःशुल्क शिक्षा देंगे। मतलब ये पूरी बात यहाँ पर कॉपी कर दी, ये आर्टिकल खाली हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर 6 से 14 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देंगे। 45 भी क्लियर हो गया। और हमने ये बात कब की? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यहाँ पर भी कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। अब हमने 11वां मौलिक कर्तव्य, हमारे पहले 10 मौलिक कर्तव्य रहे हैं, जब संविधान में हमने बनाए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। हमने 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। जब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे तभी तो शिक्षा दे पाएंगे हम। तो हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, माता पिता का कर्तव्य होगा। और ये भी कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो एग्जाम में प्रश्न आने लगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देंगे, कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था वो? 2002। प्रश्न आएगा 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। प्रश्न आएगा आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? और ये भी कौन सा संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मतलब उत्पत्ति 45 से हुई है। 45, 21 और 11वां मौलिक कर्तव्य, ये तीनों बातें सेम है और हमने इसी के तहत संशोधन किया है। क्लियर? यही लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 21 का लिखा है, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पूरा तरीका आया कहाँ से है। ठीक है, देखो मैंने अभी एक बात बताई है कुछ देर पहले कि आपका आपातकाल जब लगता है इमरजेंसी, तो आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। लेकिन ऑप्शन में यदि आ जाए 21 का, ठीक है, तो 21 का तो याद रखें मैंने केवल 20 और 21 की बात की है, 21 का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देश में गोला बारूद चल रहा है और तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हो, स्कूल लगेंगे क्या? नहीं लग पाएंगे। अतः अब आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन सी, प्रश्न आता है कई बार कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होंगे। ऑप्शन देगा 20, 21, 21 का, और ऑप्शन देगा कूट में उत्तर देगा, कूट में उत्तर देगा, कहेगा ए और बी, दूसरा देगा ए बी सी, तीसरा देगा बी सी, और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें इसमें ए बी सी उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 21 का लिखा हुआ है और मैंने कहा है आपात के दौरान केवल 20 और 21, 20 और 21 का है, ना कि मैंने 21 का नहीं कहा है। 21 का समाप्त हो जाएगा इमरजेंसी में, 21 का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। केवल 20 और 21 बचे रहेंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, इसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखें आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध। ठीक है, आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध। ठीक है, हाँ, तो देखो यदि आपका जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ है तो आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध, आपको 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पहला, किसी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करने जाएंगे तो पहली जो बात है ये कहेगा कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का क्या बताना होगा? आपको कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, मान लो कि किसी व्यक्ति से अपराध हुआ कोई भी, ठीक है, तो अपराध हुआ है तो इसमें लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। ठीक है, आपको इसमें 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार क्या है? आपको किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करने जा रहे हो तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, यहाँ पर याद रखें आने जाने का समय जुड़ा नहीं है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के समक्ष, दंडाधिकारी के समक्ष क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ये दूसरा है। ठीक है, और तीसरा जो अधिकार है कि आपको आपके पसंद के वकील से, आपको आपके पसंद के वकील से,
परामर्श लेने दिया जाएगा, परामर्श लेने दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखो कि यदि मान लो किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, तब भी उसको 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। पहला, यदि किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है तो पहला बात वो व्यक्ति पूछ सकता है कि गिरफ्तारी का कारण बताओ, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा अधिकार क्या है आपको, यदि मान लो उस व्यक्ति को अब गिरफ्तारी का कारण बताया गया और वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, तो उसको दूसरा अधिकार उसका ये है कि आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा, जो ले जाएगा पुलिस वाला। और तीसरा, मान लो उस पुलिस ने भी कहा, उससे पुलिस ने बताया कि भाई मैं निर्दोष हूँ, तो आपको क्या है, आपको आपके पसंद के वकील से परामर्श लेने दिया जाएगा। मतलब यदि आपको पुलिस गिरफ्तार भी करती है तब भी आपको भारतीय संविधान 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। पहली प्रकार की सुरक्षा क्या है, कोई गिरफ्तार करने आए तो पूछो गिरफ्तारी का कारण बताओ, यदि वो कारण बता देगा तो दूसरा आपका अधिकार क्या है, 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के सामने पेश करेगा। दंडाधिकारी का मतलब देखें, अब सबको दंडाधिकारी के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो पुलिस के बड़े अधिकारी जैसे एसपी है, ठीक है, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, इनके सामने पेश कर देते हैं, ये लोग इनके सामने खड़े कर देते हैं। और तीसरा, आपको मान लो एसपी डीएसपी ने भी आपको जेल के अंदर डलवा दिया, तो तीसरा आपको मौलिक अधिकार क्या है, आपको आपके पसंद के वकील से परामर्श करने दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 22 है कि कुछ दशाओं में यदि आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तब भी आपको भारतीय संविधान 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और ये है 3 प्रकार की सुरक्षाएं। ठीक है, ये आर्टिकल 22 था। ठीक है, आर्टिकल 22 के बाद आता है तीसरा मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कहां से कहां तक चलता है, 23 और 24 में चलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, 23 में क्या है, ठीक है, देखिए 23 है मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम। देखिए 23 में क्या है, मानव की दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, एवं बलात् श्रम तथा बेगारी, बेगारी पर निषेध। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम तथा बेगारी पर निषेध, इसकी बात कौन सा आर्टिकल कहता है, 23। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम तथा बेगारी पर निषेध, ये है आर्टिकल 23। क्या है, देखिए मानव का दुर्व्यापार का मतलब है देह रूपी व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब है देह रूपी व्यापार, मतलब किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना, किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना, ये दोनों अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे खरीदने वाला व्यक्ति हो और चाहे बेचने वाले व्यक्ति हो। यदि व्यक्तियों की खरीद बेची होगी तो वो आपका 23 के तहत आपका क्या माना जाएगा, 23 का आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम का मतलब होता है बधुआ मजदूरी, बलात् श्रम का मतलब होता है बधुआ मजदूरी, और बेगारी का मतलब होता है काम करा करके पैसे ना देना। ठीक है, किसी व्यक्ति से आप काम करा लें, काम कराकर आप उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, काम करा करके पैसा ना देना, ये बेगारी कहलाता है। काम कराकर पैसे ना देना, पैसे ना देना, ये क्या कहलाता है, बेगारी कहलाता है। तो आप किसी व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते हैं। बलात् श्रम मतलब किसी व्यक्ति से बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बधुआ मजदूरी का मतलब ये है कि आपके दादा परदादा हमारे यहाँ काम करते रहे हैं, तो ये तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो किसी व्यक्ति से आप बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। और बेगारी, बेगारी का मतलब है काम करा करके पैसे ना देना। बेगारी पर क्या है, निषेध की बात करता है, मतलब ये 3 चीज़ें नहीं होगी। क्लियर है, तो खरीदना बेचना भी अपराध है, बधुआ मजदूरी कराना अपराध है, और काम करा करके पैसे ना देना भी अपराध है। ये है आर्टिकल 23। तो ये क्या लिखा हुआ है, मानव व्यापार बलात् श्रम का निषेध, ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यह अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य और किसी अन्य व्यक्ति दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। 23 राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह वेतन देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये जो मैंने लिखवाया ये था मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम और बेगारी पर निषेध। ठीक है, इसको आप याद किए रहें। ठीक है, अगला देखो 24 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, कम आयु के बालकों को कारखानों कारखानों, 'एवं अन्य
जोखिम भरे स्थानों पर, अन्य जोखिम भरे स्थानों पर काम करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को और कारखानों और अन्य जोखिम भरे स्थानों पर काम करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 24 में भी 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ना तो कारखानों में काम करने दिया जाएगा और ना ऐसी जगह पर काम करने दिया जाएगा जहां उनकी जान का जोखिम हो। समझ में आ गया? जैसे लिखा रहता है, फैक्ट्री में लिखा रहता है, जब आप फैक्ट्री में देखेंगे कि यहाँ पर कोई बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है, तो बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई बालक काम नहीं करता। यदि मान लो बाल श्रमिक कार्यरत कर लें, और कई बार जब आप बाहर रोजगार करने के लिए जाएंगे, किसी फैक्ट्री पर जाएंगे, तो आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आधार कार्ड क्यों मांगा जाता है? ताकि देखें कि ऐसा तो नहीं कि ये लड़का 14 वर्ष का हो, और यदि 14 वर्ष के लड़के से काम कराएंगे तो यदि कोई व्यक्ति शिकायत कर देगा तो कारखाना बंद हो सकता है। इस वजह से आपको आधार कार्ड लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर 14 वर्ष के लड़कों से काम कराया जाएगा तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और इसकी शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस वजह से आपको 14 वर्ष के लोगों को काम नहीं दिया जाता है। आधार कार्ड आपसे पहले काम के पहले लिया जाता है ताकि आपको देखें कि 14 वर्ष के तो नहीं हो। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ना तो कारखानों में काम करने दिया जाएगा और ना ऐसी जगह पर काम करने दिया जाएगा जहां पर उनकी जान का जोखिम हो। ठीक है, अब कहीं क्रेन वेन चल रही है, वहां पर काम कर रहा है, पता चले क्रेन में टंग गया, ठीक है, तो ऐसे स्थान पर काम नहीं करने दिया जाएगा जहां उनकी जान का जोखिम हो। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि कारखानों और अन्य बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 फैक्ट्री, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य, रेलवे के कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है, मतलब नहीं लेंगे हम। ठीक है, यह नुकसान न पहुंचाने वाले और आसान कामों में नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता है। मतलब जहां पर नुकसान नहीं हो रहा है वहां पर लड़के काम कर सकते हैं। जैसे चाय वाय की दुकान में कई बार छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, तो ये इनको रोकता नहीं है, ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर काम नहीं करेंगे जहां पर उनकी जान का क्या हो, जोखिम हो। ठीक है, हाँ देखें, तो ये थे आपके आर्टिकल 24 तक मौलिक अधिकार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।